हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन के जो जितने भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन एवं जो है समावेशी शिक्षा के जो जितने भी प्रश्न हैं समावेशी शिक्षा के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं जो है सामाजिक अध्ययन के 200 सभी जो है अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों उन्हीं की तरह आज हम देखने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन के बहुविकल्पी प्रश्न। और दोस्तों पिछले वर्षों में परीक्षा में आए प्रश्न भी इसमें हमने शामिल किए हैं, तो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे और जो महत्वपूर्ण है सभी कुछ इस पर आपको देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यदि आप सामाजिक और समावेशी शिक्षा की बहुविकल्पी प्रश्न देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकेंगे। नहीं तो आप अपडेट टेट सी टेट प्ले लिस्ट में जाएंगे, उस सभी की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि इस मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यह है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी का कथन है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आप कहेंगे यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का। देखिए दोस्तों आपको बता दें जितने भी कथन होते हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर कथन से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न समझेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति, समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह रेमर्स एवं गेज का कथन है। इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है। तो दोस्तों मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष घटनाओं का ज्ञान या फिर प्रतिक्रिया करना या फिर चरित्रीकरण या फिर दोस्तों स्वाभाविकरण। तो दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। फिर देखिए हम आगे देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हमने बोला था। तो दोस्तों यह डांडेकर की परिभाषा है। अब देखेंगे हम आगे कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी है दोस्तों? क्रमिक प्रक्रिया है और जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन की सहायता नहीं वरन उसमें सुधार भी करता है। यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों इसमें आप लगाएंगे कि यह परिभाषा दी है जो है बेसले की द्वारा दी गई है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा दीजिए, तो दोस्तों जो आप बहुविकल्पी प्रश्न में पढ़ते हैं इसी को जो है वहाँ भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन आपका रेमर्स एवं गेज का है, जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्य या अधिगम अनुभव या फिर व्यवहारिक परिवर्तन। तो दोस्तों इसके उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। महेश ने गणित विषय की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? आपको इसमें बताना है यह प्रक्रिया कौन सी है दोस्तों। इसका मापन किया गया है, क्योंकि दोस्तों देखिए मापन और मूल्यांकन में जो अंतर होता है, मापन से किसी भी जो है प्रतिक्रिया के विपरीत में जो उसके यानी नंबर दिए जाते हैं उन्हें हम मापन कहते हैं। परंतु दोस्तों मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन में जो है व्यापक होता है, जो अंतर्निहित जो गुण होते हैं उनका मापन किया जाता है। इस प्रकार से उसको अंतर को भी हम समझ लेंगे। अब देखिए मूल्यांकन व्यक्ति या समाज दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। देखिए यह परिभाषा बार बार आ रही है, यह जो है रेमर्स के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषय में कठिनाई की ज्ञात की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम निदानात्मक परीक्षण। यानी कि दोस्तों किसी की कठिनाइयों को दूर करना, उसको जानना। देखिए जानना आप यानी कि इसमें है, देखिए अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जाती है। यदि आप उसकी कठिनाई का पता लगाते हैं तो उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? निदान। और दोस्तों जब उसको आप दूर कर देते हैं उसको हम उपचारात्मक जो है शिक्षण कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन है, तो दोस्तों दक्षता आधारित मूल्यांकन कौन सा है? सतत या व्यापक या आ और ब दोनों? तो इसमें से आपको बताना है। दोस्तों दक्षता आधारित मूल्यांकन कौन सा है? आ और ब दोनों। अब देखेंगे अगला प्रश्न है कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है, तो दोस्तों कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है? यदि आप कक्षोन्नति करना चाहते हैं तो वार्षिक परीक्षाएं इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त किया जाता है यानी कर दिया जाता है, तो कितने भागों में दोस्तों? जो है 10 भागों में। छात्रों के वैयक्तिक संबंधित पक्ष हैं, तो दोस्तों अब देखिए छात्रों के वैयक्तिक जो संबंधित पक्ष हैं वह कितने हैं दोस्तों? 8 यानी 10 आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाएं हैं, तो दोस्तों पाठ्यक्रम क्या है? वाद विवाद या खेलकूद या तैरना, सभी कुछ इसमें आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है, यानी कि सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त कौन करता है दोस्तों? तो अगर इसमें ज्ञान सार्थक के लिए एवं ज्ञान निरर्थक ज्ञान के लिए सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, यह जो पहाड़ी द्वारा या गिनती द्वारा या कविता द्वारा, तो दोस्तों यह आपका सही, सभी आपका सही ऑप्शन होगा। फिर देखिए प्राथमिक कक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, कौन सा परीक्षण दिया जाता है? 3RS। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का अर्थ है, तो दोस्तों मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्र के सभी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच करना। अगला प्रश्न है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? तो दोस्तों उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निरीक्षण। अगर बात की जाए कक्षाओं में मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग, तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण का ही प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें देखिए आपका गुणों के मापन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है निर्धारण सूची, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसी के क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न, शाब्दिक निर्धारण मापन है यानी मापनी है, तो इसमें दोस्तों आपका देखिए आत्मनिर्भर विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों भाग कौन सा है इसमें? आपका देखिए इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी है दोस्तों? वैधता, विश्वसनीयता या व्यवहारिकता? दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित है, यानी संबंध है, तो दोस्तों इसमें कैसा है, कैसा संबंध है? उनमें घनिष्ठ संबंध है। फिर देखिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। देखिए इसमें आपका छात्र के अधिगम स्तर को मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? मानक त्रुटि। देखिए अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है? तो किसकी है? क्रोनबेक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अगर नहीं है की बात की जाए तो दोस्तों आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? संक्षिप्तता आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि जब किसी परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाता है वैध परीक्षण उसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है? तो यह है दोस्तों गिलफोर्ड का कथन है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं, तो दोस्तों कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं। निदानात्मक परीक्षण का देखिए इसमें है आपका कि निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? अब दोस्तों इसमें नहीं है पूछा गया है, तो देखिए इसमें इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है या फिर इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा
कि निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो निदानात्मक इसमें उद्देश्यहीन नहीं होते हैं, यानी कि उद्देश्यहीन हो जाते हैं, उद्देश्यहीन नहीं होते हैं। इसमें जो है उपचार करने से या निदान करने से उसका जो भी उसमें कठिनाई होती है उसको समझ में नहीं आता है, उसको जो है उसका निदान हो जाता है, वह जो है वह सीख पाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण शस्त्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। इसी के क्रम में देखिए अगला प्रश्न है कि आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन स्किनर का है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक परीक्षण की शिक्षण के क्षेत्र में कौन नहीं है। अगर उपचारात्मक की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अंकगणित नहीं है। फिर देखेंगे अगला प्रश्न है, देखिए क्रियात्मक अनुसंधान शब्द सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था दोस्तों, कोलियर तथा लुबिन ने। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सीखने का तरीका हम कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है, किस प्रकार से होता है दोस्तों, तो यह जो है शिक्षण के सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु और विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु यानी समाधान हेतु। तो यह जो है सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम शैक्षिक कार्यक्रम का प्रभाव डालते हैं, यह कथन जो है कैसा है, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक सीखने का तरीका है, यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों स्टीफन एम कोरे का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शिक्षा के नूतन आयाम भाग नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, अध्यापकों का वेतनमान पुनर्निर्माण। फिर देखिए कौन सी प्रवृत्ति जो है, कौन सी प्रवृत्ति नई नहीं है, तो इसमें आशावादी प्रवृत्ति नई नहीं है, बाकी की सभी जो है प्रवृत्ति नई है। अगला प्रश्न है कि नवाचार का अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, यह कथन किसका है, यानी यह वाक्य किसने लिखा है, तो दोस्तों यह जो है योगेंद्र जीत का कथन है। अगला प्रश्न है कि नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति विचार के रूप में करे, यह कथन किसका है, तो यह दोस्तों रोजर्स का कथन है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से नवाचार की कौन सी विशेषता है, यानी कि नवाचार की विशेषताएं हैं, तो दोस्तों इसमें जिसे नया समझा जाता है, प्रयासपूर्वक किया जाने वाला कार्य, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नवाचार की सफलता के मूल्यांकन के विषय में निम्न विचार किस विद्वान का है, किसी नवाचार के द्वारा अर्जित कौशलों का प्रयोग आने वाले नव विचारों में भी किया जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है BL माइल्स का। अगला जो प्रश्न है कि शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने की स्रोत हैं, तो यह कौन कौन से हैं, शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं भी और शिक्षा प्रसार सेवा भाग और शोध पत्रिकाएं भी, यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक निम्न में से कौन से हैं, तो कौन है दोस्तों, अनिस्तसी आपका सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संख्या दी जाती है। मूल्यांकन की इस परिभाषा को निम्न में से किसने दिया है, तो किसने दिया है दोस्तों, डांडेकर ने, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंध है। इस कथन को दिया था, किसने दिया था दोस्तों, तो यह जो है कोठारी आयोग द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है देखिए आपका 55वां कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसमें है आपका शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अभाव और छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर और व्यवहारिक परिवर्तन। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो देखिए प्रश्न था कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसका आवश्यक अंग नहीं है, तो नहीं, कौन सा नहीं है दोस्तों, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। देखिए अब अगला प्रश्न है कि निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई, तो यह कौन सा है दोस्तों, रॉबर्ट ग्लेसर। अगला प्रश्न है ऐसा मापन जो किसी व्यक्ति के गुण की सापेक्ष स्थिति का वर्णन उससे संबंधित समूह के संदर्भ में करता है, उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं दोस्तों, मापन संदर्भित मापन, यानी मानक संदर्भ मापन। अगला प्रश्न है
जब सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर शिक्षण के उद्देश्यों या विषयों सामग्री के रूप में पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परीक्षण को हम दोस्तों निकष संदर्भित परीक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों कौन परीक्षण नहीं है? प्रेक्षण। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो यह दोस्तों चारित्रीकरण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है। तो दोस्तों क्या होगा? किसी विषय में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाना, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपलब्धि परीक्षण निर्माण का सोपान यानी पदक्रम नहीं है? तो नहीं है की बात की गई है यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि परीक्षण का प्रशासन करना जो है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का सोपान नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? संक्षिप्तता, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता अच्छे परीक्षण की विशेषता है, परंतु संक्षिप्तता अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण वही मापता है उसके मापन करने का प्रयोजन है तो वह परीक्षण कहा जाता है, वैध परीक्षण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह उद्देश्यों का मापन करता है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है गिलफूड के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा दी गई थी, गिलफूड। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि विश्वसनीयता, देखिए अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण का अनुपात है। इस परिभाषा को दिया किसने दिया दोस्तों? यह गिलफूड ने ही दिया था। फिर अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपाय उपयुक्त हैं? तो इसमें देखिए मानवीकरण में वृद्धि करना, पदों की संख्या में वृद्धि करना, परीक्षण की समय सीमा निर्धारित करना, यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है क्रोनबेक की है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण है? अगर बात की जाए बुद्धि परीक्षण की तो दोस्तों TAT आपका सही आंसर हो जाएगा, TAT। हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि बुद्धि का मापन करने वाले विनी साइमन, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विनी साइमन परीक्षण का निर्माण किया गया, कब किया गया? तो यह आपको बताना है। तो यह 1905 ईस्वी में किया गया था। बुद्धि मापन हेतु स्टैनफोर्ड विनी परीक्षण का निर्माण किया गया। दोस्तों अगर देखिए मापन हेतु अगर बात की जाए दोस्तों विनी साइमन परीक्षण, तो दोस्तों यह 1905 में आप कहेंगे। स्टैनफोर्ड विनी परीक्षण तो दोस्तों यह 1908 में कहेंगे, जो उस परीक्षण को बदलाव करके परिवर्तन करके उसको लागू किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके जो कितने 71 प्रश्न देखे, बाकी के दोस्तों पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। और जो है इन प्रश्नों से आपको अगर हेल्प मिले तो लाइक जरूर कर देना, और आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। दोस्तों बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस प्रकार हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।